इंडियस 105 का क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट योर नॉलेज कराया गया था, वो देख लेते हैं। सिक्की लिमिटेड प्रिपेयर करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द इंडियस के हिसाब से क्वार्टरली एंड ईयर एंडेड 30 जून 2021 के दिन ड्यूरिंग 3 मंथ एंडेड 30 जून 2021 के दिन फॉलोइंग इवेंट अकर हुए हैं। 1 अप्रैल 2021 के दिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो सेल करना चाहती है उसका डिविजन्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से फॉलोइंग रिसेंट चेंजेस उसके हुए हैं जियोग्राफिकल फोकस के हिसाब से। उसके लिए वो सेल करना चाहती है। जो प्रपोज्ड सेल्स है उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है कि जो बायर है वो एक्वायर करेगा नॉन मॉनिटरी एसेट्स को, मतलब कि गुडविल जिसके अंदर इंक्लूडेड है नॉन मॉनिटरी एसेट्स यहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है बायर के द्वारा ऑफ द डिविजन्स विद द कंपनी कलेक्टिंग एनी आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल, और कोई ट्रेड रिसीवेबल जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो भी कलेक्शंस वही कर लेगा रिलेटिंग टू द डिविजन्स एंड सेटिंग एनी करंट लायबिलिटी, और सेटल भी कर देगा कोई भी करंट लायबिलिटी होती है तो वो भी। ऑन 1 अप्रैल 2021 के दिन कैरिंग अमाउंट हमको दे दी गई है एसेट के डिविजन्स हमको दिया गया है। परचेज गुडविल 60,000 की है। पीपी जो है एवरेज रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 2 साल की है। इसकी कितनी 20 लाख रुपए दी गई है। इन्वेंटरी 10 लाख की दी गई है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 के दिन कंपनी ने स्टार्ट किया गया है एक्टिवली मार्केट करने के लिए डिवीजन एंड उसने रिसीव कराया नंबर ऑफ द सीरीज एनक्वायरीज। ऑन 1 अप्रैल 2021 के दिन डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया गया है कि ये रिसीव करेगा 32 लाख रुपए फ्रॉम द सेल्स ऑफ द डिविजन्स। 1 अप्रैल 2021 के दिन मार्केट कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गई है एंड ऑन 1 अगस्त 2021 के दिन कंपनी ने रिसीव किया है एंड एक्सेप्ट कर रही है वो फर्म ऑफर परचेस करने के लिए डिवीजन 33 लैक्स की। जो सेल्स है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि कंप्लीट हो जाएगी 30 सितंबर 2021 के दिन एंड 33 लैक्स जो है वो अज्यूम किया जा रहा है कि रीजनेबली एस्टिमेट किया जा रहा है वैल्यू इन द डिविजन्स होगी एज ऑन 30 जून 2021। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की इन्वेंटरीज ऑफ द डिवीजन कॉस्टिंग 8 लाख रुपए की है। उसको सोल्ड किया गया 12 लाख रुपए के अंदर। 30 जून 2021 के दिन जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंटरीज की ऑफ द डिवीजन वो 9 लाख रुपए की है। सारी इन्वेंटरीज जो है वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है उसकी कॉस्ट से। सजेस्ट करके बताइए कैसे आप प्रपोज करोगे सेल्स ऑफ द डिविजन्स को, जो कि रिपोर्ट किया जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के अंदर। और हमको बताइए रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस करके। कुछ आंसर देखते हैं इसका। जो डिसीजन होगा ऑफर करने के लिए डिवीजन सेल्स वो कब लिया गया था। 1 अप्रैल 2021 के दिन लिया गया था। इसका मतलब कि उस दिन पे फ्रॉम दैट डेट जो डिवीजन है वो क्लासिफाइड किया जाएगा हेल्ड फॉर द सेल्स, मतलब उस पूरे डिवीजन को हम लोग हेल्ड फॉर सेल्स मान लेंगे 1 अप्रैल 2021 से। जो डिवीजन अवेलेबल है फॉर द इमीडिएट सेल्स बीइंग एक्टिवली मार्केट, और उसको एक्टिवली मार्केट किया गया है एट अ रीजनेबल प्राइस के ऊपर एंड जो सेल्स अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो कंप्लीट हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। जो कंसिक्वेंसेज है इसके क्लासिफिकेशंस के असेट्स के अंदर एंड जो डिवीजन है उसको मेजर किया जाएगा लोअर के ऊपर, किस पे एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर वैल्यू किया जाएगा। हियर द डिवीजन शैल बी मेजर, और डिवीजन को मेजर किया जाएगा एट दर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे कितने 30,60,000 पे। क्यों? क्योंकि ये लेस आ रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल से कितना 32 लाख। यहाँ पर हमको दिया गया था दोनों 32 लाख पे दिया गया था, और ये जो आया और क्या आया हमारा 30,60,000। ये क्या आ रहा था हमारा, ये 30,60,000 हमारा ये जो वैल्यू दी गई थी वो है ये 20 लाख पीपी की, 10 लाख इन्वेंटरीज की और 60,000 गुडविल की। तो टोटल कितना आ गया 30,60,000। तो कैरिंग हम कितना आ गया 30,60 और हमारी फेयर वैल्यू थी 32। तो विच एवर इज लोअर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वैल्यू करते हैं। जो इंक्रीमेंट है इन द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस वो अकाउंटेड नहीं किया जा रहा है फॉर द सिंस अर्लियर देयर वॉज नो इम्पेयरमेंट टू द डिविजन। क्यों यहाँ पर अकाउंट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कोई अर्लियर इम्पेयरमेंट नहीं था डिविजन्स को लेकर हेल्ड फॉर द सेल्स। जो असेट्स है उसका डिविजन्स को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा सेपरेटली फ्रॉम द अदर असेट्स बैलेंस शीट के अंदर, मतलब इसको अलग से बताना पड़ेगा हमको कि हम डिवीजन सेल्स के लिए रख रहे हैं। देयर मेजर क्लासेस, और उसकी जो क्लासेस है उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इधर फेस पे बता हुआ बैलेंस शीट के या तो नोट्स के अंदर बता दो। जो प्रीपीई है उसको डेप्रिशिएट नहीं करना पड़ेगा। कब से? 1 अप्रैल 2021 से, मतलब यहाँ से हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको डेप्रिशिएट करना। सो इट्स कैरिंग वैल्यू जो 30 जून 2021 की है वो कितनी हो जाएगी 20 लाख रुपए ही रहेगी। जो इन्वेंटरीज है ऑफ द डिविजन्स वो हमको सोन कितने पे करनी होगी 9 लाख रुपए पे करनी होगी। यहाँ पर दिया गया था हमको कि 10 लाख की इन्वेंटरीज थी और उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी। तो यहाँ पर 30 जून 2021 को टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ द डिवीजन 9 लाख रुपए की दी गई थी। तो 9 लाख पे लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वो आ जाएगी कितनी 9 लाख रुपीज़ की। जो डिवीजन से उसको रिगार्ड किया जा रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के लिए इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेट लाइन बिजनेस के अंदर हमको इसको बताना पड़ेगा एंड हेल्प फॉर द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड पे बताना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अंदर भी हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सिंगल अमाउंट बतानी पड़ेगी, मतलब जो हम उसका भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको सिंगल अमाउंट के अंदर बताएंगे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर।
द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और द लॉस ऑफ द डिविजन जो है ऑन द क्लासिफिकेशंस वो भी हेल्ड फॉर द सेल्स है, वैसा भी बताना पड़ेगा हमको। फर्दर जो इंड AS 33 के हिसाब से EPS जो आएगा उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली फॉर द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लीजेस देखते हैं इंड AS 116, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज को कैसे हम लोग देखेंगे, तो सिनारियो ए के हिसाब से हम लोग को बताया गया है कि जो लेसी है वो एंटर हो रहा है इनटू अ लीज, लीज के अंदर एंटर हो रहा है कितने, विद इन द 9 मंथ, नॉन कैंसलेबल है ये टर्म्स के बेसिस के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक्सटेंड हो कि ये लीज 4 मंथ और के लिए, मतलब यहाँ पर ऑप्शन है कि लेसी चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकता है 4 महीने के लिए, अभी तो 9 मंथ की है। जो लेसी है डस नॉट हैव द परचेस ऑप्शन, लेसी के पास परचेस ऑप्शन नहीं है, लेकिन एट द लीज कमेंसमेंट लीज की जब डेट थी तब जो लेसी है वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज कर लेगा एक्सटेंशन ऑप्शन को, क्योंकि मंथली लीज पेमेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड आर सिग्निफिकेंटली बिलो, जो मंथली लीज पेमेंट था वो बिलो हो रहा है किससे, मार्केट रेट से, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम पे हमको लीज पेमेंट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वो एक्सरसाइज करना चाहता है। एनालाइज करके बताइए वेदर जो लेसी है क्या वो इसको शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशंस के अंदर बताएगा इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 116 के हिसाब से। तो सिनारियो ए के अंदर एज द लेसी जो है वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज कर लेगा एक्सटेंशन ऑप्शन को, जो कि रेफर किया गया था हमको 8.2 लीज टर्म्स के अंदर सेक्शन में। तो जो लेसी है वो टर्म इज़ ग्रेटर देन 12 मंथ, जो लीज टर्म है वो कितनी है, ग्रेटर देन 12 मंथ है। लीज टर्म कैसे ग्रेटर देन 12 मंथ है, 13 मंथ की हो रही है, क्योंकि 9 मंथ प्लस बाय वो 4 मंथ और हैं, तो कितना हो गया 13 मंथ की हो गई। देयरफॉर द लेसी विल नॉट अकाउंट फॉर द लीज एज अ शॉर्ट टर्म, इस वजह से यहाँ पर वो अकाउंट नहीं करेगा इसको शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म लीज के अंदर नहीं बताएगा इसको। बी देखते हैं, अज्यूम किया जा रहा है कि तो सेम फैक्ट है एज सिनारियो ए के अंदर, एक्सेप्ट जो भी फैक्ट दिए गए सिनारियो ए के अंदर वो सब सेम रहेंगे, लेकिन जो लीज कमेंसमेंट डेट है उस दिन पे जो लेसी है वो नॉट रीजनेबली सर्टेन, लेसी सर्टेन नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा एक्सटेंशन ऑप्शन को, क्योंकि मंथली लीज पेमेंट ड्यूरिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज पीरियड है वो व्हाट द लेसी एक्सपेक्ट मार्केट रेट, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेट जितना होगा उतना ही ये भी ले रहा है, एंड देर आर नो अदर फैक्टर्स, और कोई अदर फैक्टर्स भी नहीं है जो बना दे एक्सरसाइज करने के लिए रिन्यूअल ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन, मतलब यहाँ पर रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। एडवाइस करके बताइए क्या आपका आंसर डिफरेंट करेगा इस केस के अंदर। तो सिनेरियो बी के अंदर, इस केस के अंदर जो लीज टर्म है वो लेस देन 12 मंथ है, कितना है 9 मंथ है। 10 जो लेसी है वो अकाउंट फॉर करेगा सेट लीज को अंडर द शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन, शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन के अंदर बताएगा, दैट इज यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लीज पेमेंट को एज एन एक्सपेंस के तौर पर बताना पड़ेगा, ऑन आइदर अ स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर बताओ या तो ओवर द लीज टर्म पे बताओ, स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म पे बताओ, या तो आप अनदर सिस्टमेटिक बेसिक लगाकर यहाँ पर आप उसको बता सकते हो। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, असेट इम्प्लिसिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, असेट की इम्प्लिसिटी स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी वैसा यहाँ पर दिया गया है। कस्टमर्स XYZ एंटर कर रहा है इनटू द 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर XYZ कस्टमर एंटर हो रहा है, सप्लायर किसके साथ, ABC के साथ, फॉर द यूज़ ऑफ द रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द कस्टमर XYZ, जो रोलिंग स्टॉक है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था XYZ कस्टमर्स के लिए, उसके अंदर वो एंटर हो रहा है। द रोलिंग स्टॉक जो है वो डिज़ाइन किया गया था टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, किसके लिए था ये, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि यूज़ किया जाएगा किसके द्वारा, कस्टमर्स XYZ प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, मतलब कस्टमर XYZ यूज़ करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, एंड इट इज़ नॉट सूटेबल, और ये सूटेबल नहीं है यूज़ करना अदर कस्टमर्स के द्वारा, मतलब अदर कस्टमर्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो रोलिंग स्टॉक है वो नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन जो सप्लायर ABC है वो ओन कर रहा है ओनली वन रोल स्टॉक, सिर्फ एक ही ओन स्टॉक रोल वो ओन कर रहा है सप्लायर जो है वो, दैट इज़ सूटेबल, और वो सूटेबल किसके लिए, XYZ के यूज़ के लिए ही है। अगर ये जो रोलिंग स्टॉक है ये ऑपरेट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड बाय द ABC टू रिपेयर और रिप्लेस, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके अंदर बताया गया है कि सप्लायर ABC जो है वो इसको रिपेयर या रिप्लेस कर देगा रोलिंग स्टॉक को। कमेंट करके बताइए वेदर देयर इज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट, क्या यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट है। यस, जो सेट रोलिंग स्टॉक है वो आइडेंटिफाइड एसेट है, दो द रोलिंग स्टॉक, भले ही ये रोलिंग स्टॉक जो है ये एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज़ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सीरियल नंबर नहीं बताया गया है, इट इज़
इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड किया गया है क्योंकि सप्लायर जो ABC है वो यूज़ कर रहा है इसको फुलफिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ XYZ जो है कस्टमर्स उसी के लिए बना के दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली जो सप्लायर ABC है वो यूज़ कर रहा है इसको किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पर इम्प्लिसिटली है। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। असेट इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, XYZ कस्टमर्स जो है वो एंटर हो रहा है 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद सप्लायर ABC फॉर द यूज़ ऑफ द कार को यूज़ करने के लिए। जो स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कार है वो स्पेसिफाइड किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया है कि कौन सी ब्रांड की, कौन से टाइप की, कौन से कलर की, कौन से ऑप्शंस की कार यहाँ पर होगी। एट द इंसेप्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंसेप्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे जो कार है वो नॉट येट बिल्ड, कार को अभी तक बिल्ड नहीं किया गया है। स्टेट करके बताइए वेदर देयर इज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट, क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है? हाँ, ये आइडेंटिफाइड एसेट है। यस, द सेट कार जो कार बताई गई है ये आइडेंटिफाइड एसेट है। दो जो कार है वो कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट एन इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भले ही उसको इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड किया गया है कि एट द टाइम द सेम विल बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स। यहाँ पर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड किया गया है कि वो उसको बना के दे देगा XYZ कस्टमर्स को। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। सब्सटीट्यूशंस राइट्स, सिनारियो ए देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर प्रोवाइडर जो है सप्लायर वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द स्पेसिफाइड सर्विस। सीरियल नंबर 10 जो सप्लायर है वो मेंटेन कर रहा है आइडेंटिकल सर्वर्स इन अ सिंगल असेंबल लोकेशंस एंड डिटरमाइन कर रहा है वो एट एन इंसेप्शन द कॉन्ट्रैक्ट that is permitted to and can easily substitute for the another server without the customer's consent throughout the period of the used. Further, जो सप्लायर है वुड बेनिफिट, सप्लायर को इससे बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिकली फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग एन ऑल्टरनेटिव असेट्स। बिकॉज ऑफ डूइंग दिस, इस वजह से अलाउ किया जा रहा है सप्लायर को कि वो ऑप्टिमाइज कर लेगा उसका परफॉर्मेंस ऑफ इट्स नेटवर्क एट ओनली अ नॉर्मल कॉस्ट पे। एट एडिशंस सप्लायर जो है वो क्लियर है कि इट हैज़ नेगोशिएटेड इज राइट्स ऑफ सब्सटीट्यूशंस एज एन इम्पॉर्टेंट राइट इन एन एग्रीमेंट एंड सब्सटीट्यूशन राइट अफेक्ट कर रहा है प्राइसिंग ऑफ द अरेंजमेंट को। एनालाइज करके बताइए क्या ये सब्सटीट्यूशन राइट जो है ये सब्सटेंटिव है एंड वेदर क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है। तो जो कस्टमर है डज नॉट हैव द राइट टू यूज, कस्टमर के पास अभी तक राइट नहीं है उसको यूज़ करने के लिए आइडेंटिफाइड एसेट्स को, बिकॉज उस वजह से एट एन इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं है उसके पास राइट, क्योंकि यहाँ पर इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे उसके पास राइट नहीं थी। द सप्लायर हैज़ द पर्टिकुलर एबिलिटी, सप्लायर के पास पर्टिकुलर एबिलिटी क्या है कि वो सब्सटीट्यूट कर सकता है फॉर द सर्वर एंड वुड बेनिफिट द इकोनॉमिकली फ्रॉम द सब्सटीट्यूट, और उसको उससे बेनिफिट भी मिलेगा। दस यहाँ पर कोई आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। हाउएवर, लेकिन अगर जो कस्टमर है वो रेडिली अवेलेबल नहीं कर पाता है डिटरमाइन करने के लिए वेदर द सप्लायर हैड सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूट, मतलब कि अगर कस्टमर ये रेडिली डिटरमाइन नहीं कर पाता है, मतलब कस्टमर को पता नहीं है कि सप्लायर के पास ऐसा कोई सब्सटेंटिव राइट अवेलेबल है। एग्जांपल के तौर पे देयर इज़ एन इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी इनटू द सप्लायर्स ऑपरेशंस, मतलब सप्लायर के ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, तो उस वजह से जो कस्टमर्स है वो प्रिज्यूम, कस्टमर्स को तो ऐसा ही लगेगा कि जो सब्सटीट्यूट राइट है वो नॉट अ सब्सटेंटिव, वो सब्सटीट्यूट राइट जो है वो सब्सटेंटिव नहीं है, एंड कंक्लूड करेगा वो कि यहाँ पर कोई आइडेंटिफाइड एसेट है ही नहीं। यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट है, वो ये कंक्लूड करेगा कि यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट है। यहाँ पर कस्टमर्स क्या कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है कि कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है, नॉट सब्सटेंटिव, एंड कंक्लूड कर देगा कस्टमर्स के यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट है। कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। किसके साइड से, सप्लायर्स के साइड से, कस्टमर्स के साइड से तो आइडेंटिफाइड एसेट्स ही है। सिनारियो बी देखते हैं। अज्यूम करिए फैक्ट एज इन द सिनारियो ए के अंदर जो भी फैक्ट है वो सबको ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट सीरियल नंबर 10 को जो कि कस्टमाइज्ड है, एंड सप्लायर डज नॉट हैव, और सप्लायर के पास पर्टिकुलर एबिलिटी नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए कस्टमाइज एसेट्स को थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज़। एडिशनली यहाँ पर अनक्लियर है वेदर के या जो सप्लायर है वो बेनिफिट करेगा इकोनॉमिकली फ्रॉम सोर्सिंग अ सिमिलर ऑल्टरनेटिव। एनालाइज करके बताइए क्या जो सब्स्टिट्यूट राइट है सब्सटेंटिव, एंड वेदर क्या कोई आइडेंटिफाइड एसेट है। तो जो सब्सटीट्यूशन राइट है वो
सब्सटीट्यूट वो सब्सटेंटिव नहीं है, एंड सीरियल एंड सर्वर नंबर 10 जो है वुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट और सब्सटीट्यूट, और जो ये सब्सटेंटिव एंड सर्वर नंबर 10 जो है ये कोई आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि सब्सटीट्यूशंस राइट जो है वो सब्सटेंटिव नहीं है, एंड जो सीरियल नंबर 10 है वो भी आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सप्लायर जो है डज नॉट हैव द पर्टिकुलर एबिलिटी, सप्लायर के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो सब्सटीट्यूट कर पाए एसेट्स को, एंड देर इज़ नो एविडेंस, और कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा टू द सप्लायर्स फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग द एसेट्स, सब्सटीट्यूटिंग एसेट्स करने से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिलने वाला नहीं है सप्लायर को। इन दिस केस, इस केस के अंदर नाइदर जो कंडीशंस है ऑफ द सब्सटीट्यूशन राइट वो मीट नहीं हो रही है, वेदर दोनों के दोनों कंडीशंस जो है वो मीट कर रही है फॉर द सप्लायर्स टू हैव द सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट्स। देयरफॉर इसीलिए जो सर्वर नंबर 10 जो है विल बी कंसिडर्ड, उसको हम लोग आइडेंटिफाइड एसेट के तौर पे मानेंगे। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। आइडेंटिफाइड एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट, कैसे हम लोग आइडेंटिफाइड एसेट को फिजिकली डिस्टिंक्ट कर पाएंगे। कस्टमर XYZ एंटर कर रहा है 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर ABC के साथ फॉर द राइट टू यूज़, किस लिए यूज़ करने के लिए 5 फाइबर्स विद इन द फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन द मुंबई एंड द पुणे, मुंबई और पुणे के बीच में ये जो फाइबर ऑप्टिक्स जो बिछाए गए हैं इसमें से 5 फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं उसको यूज़ करने की राइट ले रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड 5 ऑफ द केबल्स, कॉन्ट्रैक्ट ने आइडेंटिफाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है ये 5 केबल्स को 25 फाइबर्स ऑफ फॉर द यूज़ बाय द कस्टमर्स XYZ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 5 ही बताया गया है, बाकी है 25 जो कि यूज़ किया जा रहा है बाय XYZ कस्टमर्स के द्वारा। द 5 फैब्रिक्स जो है आर डेडिकेटेड सोली टू द कस्टमर्स XYZ डेटा, जो 5 फैब्रिक्स हैं वो डिसाइड किए जा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ कस्टमर्स XYZ के डेटा के लिए काम करेंगे वो 5 फाइबर्स फॉर द ड्यूरेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उस टर्म तक। अज्यूम किया जा रहा है कि जो सप्लायर ABC है वो डज नॉट हैव द सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूट राइट, ABC जो है सप्लायर उसके पास कोई सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूट राइट नहीं है। एग्जामिन करके बताइए वेदर क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है। यस, जो सेट 5 फाइबर्स जो हैं, जो सेट 5 फाइबर्स जो है वो आइडेंटिफाइड एसेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजिकली डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, एंड एक्सप्लिसिट है वो स्पेसिफिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बता दिया गया है कि ये 5 जो है वो सिर्फ उसी के कस्टमर्स XYZ के लिए यूज में रहेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है तब तक। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। आइडेंटिफाइड एसेट नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। सिनेरियो ए के अंदर कस्टमर XYZ एंटर कर रहा है इनटू द 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर ABC के साथ फॉर द राइट टू ट्रांसपोर्ट द ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो फ्रॉम इंडिया से लेके बांग्लादेश तक थ्रू द सप्लायर ABC पाइपलाइन, सप्लायर की ABC पाइपलाइन है उसके ज़रिए वो ये कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है दैट द कस्टमर्स XYZ जो है वो विल हैव राइट, XYZ के पास राइट है यूज़ करने के लिए 95% ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी। कस्टमर्स XYZ 95% जो है पाइपलाइन की कैपेसिटी वो यूज़ कर रहा है थ्रू आउट द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट। एग्जामिन करके बताइए वेदर देयर इज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट, क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है? हाँ, ये कैपेसिटी जो पोर्शंस की है पाइपलाइन की ये आइडेंटिफाइड एसेट है, वाइल 95% ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं हो पा रही है। 95% ऑफ द पाइपलाइंस कैपेसिटी इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, भले ही उसको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं किया जा रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन। इट रिप्रेजेंट, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है सब्सटेंटियली ऑल द कैपेसिटी ऑफ द एंटायर पाइपलाइन, मतलब ये जो 95% का परसेंटेज दिया गया है ये क्या है, सब्सटेंटियली सारी कैपेसिटी बता रहा है एंटायर पाइपलाइन की, मतलब ज़्यादातर कौन यूज़ कर रहा है, जो ये कस्टमर्स है वो यूज़ कर रहा है एंटर पाइपलाइन, एंड देयर बाय प्रोवाइड्स, और यहाँ पर प्रोवाइड भी किया जा रहा है कस्टमर्स XYZ को विद द राइट टू ऑब्टेन द सब्सटेंटियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट। XYZ को राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंटियली सारे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उस पाइपलाइन को यूज़ करते हुए। सिनारियो भी देखते हैं। अज्यूम किया जा रहा है कि सेम फैक्ट है एज इन द सिनारियो ए, सिनारियो ए में जो फैक्ट दिया है वही सेम फैक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट किया जा रहा है कि कस्टमर XYZ जो है उसके पास राइट टू यूज सिर्फ 65% ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी है थ्रू द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट को लेकर। अज्यूम किए वेदर देयर रीजन क्या आइडेंटिफाइड एसेट है, तो नो, यहाँ पर कैपेसिटी पोर्शंस कितना है पाइपलाइन का, जो कैपेसिटी पोर्शन से पाइपलाइन का वो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 65% पाइपलाइन की कैपेसिटी जो है वो लेस देन द सब्सटेंटियली ऑल द कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन, यानी ज़्यादातर नहीं है,
सिर्फ 65% ही है। तो ज़्यादातर कैपेसिटी जो है पाइपलाइन की वो यूटिलाइज XYZ के द्वारा नहीं हो रही है। तो कस्टमर्स XYZ डज नॉट हैव द राइट टू ऑब्टेन द सब्सटेंटली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट। इसीलिए यहाँ पर उसका सारे इकोनॉमिक बेनिफिट उसको नहीं मिल रहे हैं। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंटली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द पाइपलाइन, उस पाइपलाइन को यूज़ करते हुए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको आइडेंटिफाइड एसेट नहीं मानेंगे। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 7, राइट टू यूज़ द पोर्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ABC लिमिटेड एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर XYZ के साथ, जहाँ पर वो गारंट कर रहा है ABC लिमिटेड को एक्सक्लूसिवली राइट यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो उसको यूज़ करने की राइट दे रहा है ओवर द 5 ईयर्स, 5 सालों तक, इन द मंथ ऑफ द मे से लेकर जून तक में, सॉरी मे एंड जून, सिर्फ 2 ही महीने, मंथ ऑफ द मे एंड जून के अंदर वो ये राइट दे रहा है। ड्यूरिंग दिस मंथ, इन मंथ के अंदर ABC जो है हैज़ द राइट टू डिसाइड, ABC के पास राइट है कि वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन से क्रॉप को यहाँ पर स्टोर करके रखना है, एंड व्हेन टू रिमूव, और कब उसको रिमूव करना है यहाँ से। XYZ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विसेज। XYZ क्या दे रहा है, लोडिंग और अनलोडिंग सर्विस भी दे रहा है इसको फॉर द वेयर हाउस एक्टिविटीज़ के लिए। ड्यूरिंग द अदर 10 मंथ ईच ईयर, ड्यूरिंग द अदर 10 मंथ ईच ईयर, जो XYZ लिमिटेड है, मतलब और जो 10 महीने हैं हर साल में, उसके अंदर XYZ लिमिटेड के पास राइट है कि वो डिटरमाइन करे हाउ द वेयर हाउस विल बी यूज्ड। XYZ और जो 10 महीने हैं, मतलब 2 महीने तो इसको दे दिए ABC को, और जो महीने हैं वो जो 10 महीने हैं उसके अंदर XYZ के पास ये चॉइस है, राइट है कि वो डिटरमाइन करे कि कैसे वेयर हाउस जो है उसको यूज किया जाएगा। रिकमेंड करके बताइए कौन सी पार्टी जो है हैज़ द राइट टू कंट्रोल, किसके पास राइट टू कंट्रोल यूज़ है, एंड आइडेंटिफाइड करके बताइए क्या ये असेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज क्या रहेगा। इन द अबव केस ABC लिमिटेड जो है उसके पास राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज्ड, जब उसके पास यूज़ करने का पीरियड है तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है, यहाँ पर जो पावर है वो डिटरमाइन किया गया है कि कैसे वेयर हाउस को यूज किया जाएगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्चुअली डिफाइंड यूजिंग पीरियड। मतलब कि डिटरमाइन किया जा रहा है कि कैसे वेयर हाउस को यूज किया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया है उस यूज पीरियड के अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा। मतलब वहाँ पर स्टोरेज करने के लिए लिया गया था 2 महीने का, इसलिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि ABC के पास राइट है कंट्रोल यूज़ करने के लिए आइडेंटिफाइड एसेट को ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के अंदर जब वो यूज़ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास पावर है कि वेयर हाउस की तरीके से वो यूज़ करेगा इसको। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बता दिया गया है इसको कि यूजिंग पीरियड के अंदर, मतलब जो 2 महीने का यूजिंग पीरियड था उसके अंदर वो वेयर हाउस के तौर पर यूज़ करेगा। एनालाइज करके बताइए शुड फोकस्ड ऑन द राइट एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ द वेयर हाउस फॉर द स्पेसिफिक यूजेस पीरियड। मतलब यहाँ पर वो 2 महीने का यूजेस पीरियड तो डिफाइंड है कि वो स्टोरेज की तरह यूज़ करेगा, वेयर हाउस की तरह। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज, उस यूज़ के पीरियड के दरमियान में ABC लिमिटेड जो है उसके पास राइट है कि वो डिटरमाइन करे कि कितने क्रॉप्स जो है वो प्लेस किए जाएंगे स्टोर के अंदर, एंड टाइमिंग क्या रहेगा प्लेसिंग का, एंड रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टोरेज, उसके पास ये राइट्स है। दिस राइट, और ये जो राइट है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है टू द इकोनॉमीज ऑफ द यूज ऑफ द एसेट देन द लोडिंग एंड द अनलोडिंग सर्विसेज जो कि परफॉर्म की जा रही है बाय द XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ द यूज़ जो किया जा रहा है एसेट का, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है देन किससे, लोडिंग अनलोडिंग से। मतलब जो उसको यूज़ करने की राइट दी जा रही है कि आप यहाँ पर स्टोरेज करोगे, तो उसकी जो राइट है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इकोनॉमिक यूज़ के लिए, रेदर देन जो लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय द XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड के अंदर। ABC लिमिटेड ने रिसीव किया है सारे इकोनॉमिक बेनिफिट यूज़ करने के लिए उस एसेट को ड्यूरिंग दो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। इसीलिए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटेन कर रहा है रिलीज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टर्म्स। मतलब यहाँ पर लीज का कॉन्ट्रैक्ट बन के जा रहा है यहाँ पर स्पेसिफाइड टर्म पीरियड के लिए। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, राइट टू ऑब्टेन द सब्सटेंटली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट, सारे इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेना है यहाँ पर। तो कंपनी MNO एंटर कर रही है इनटू द 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, पावर कंपनी PQR के साथ, ताकि वो परचेज कर पाए सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो भी की गई है न्यू सोलर फार्म की। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी न्यू सोलर फार्म में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी परचेस कर लेगी। PQR ओन कर रही है सोलर फार्म को, PQR का सोलर फार्म है, एंड विल रिसीव द टैक्स क्रेडिट, और उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शंस जो वो कंस्ट्रक्ट कर रही है एंड ओनरशिप जो कर रही है सोलर फार्म की,
एंड एम जो है उसको रिसीव्ड होगा रिन्यूएबल एनर्जी। एम को क्या मिल जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाएगा, और पी को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप के लिए। सोलर फार्म की जो एनर्जी क्रेडिट हो रही है वो एक्यूर करेगी फ्रॉम द यूज ऑफ द सोलर फार्म। मतलब जो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट हो रही है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, सोलर फार्म से जनरेट हो रही है। एग्जामिन करके बताइए किसके पास राइट है सब्सटेंटियल बेनिफिट का फ्रॉम द सोलर फार्म। तो जो कंपनी एम है उसके पास राइट है ऑब्टेन करने के लिए सब्सटेंटली सारे इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द सोलर फार्म। सारे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है यूज़ करने के सोलर फार्म का वो किसके पास है, एम के पास है ओवर द 15 ईयर पीरियड, 15 साल के पीरियड के लिए। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑब्टेन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस होगी फार्म पे ओवर द लीज टर्म, दैट इज़ जो प्राइमरी प्रोडक्ट है फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट। मतलब उस जो प्रोडक्ट जो सोलर फार्म है उसको यूज़ करते हुए जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी किसको मिलेगी, एम को। द रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट जो है दैट इज़ जो बाय प्रोडक्ट है फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट वो भी ऑब्टेन होगा इसको, एम को। ऑल्दो जो पी क्यू आर है उसको क्या मिल रहा है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम द सोलर फार्म टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में। तो ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ये रिलेट कर रहा है उसका ओनरशिप ऑफ द सोलर फार्म को, मतलब उसकी ओनरशिप है वो यहाँ पर दर्शा रहा है। जो टैक्स क्रेडिट है वो रिलेट नहीं कर रहा है यूज़ को लेकर सोलर फार्म को, मतलब टैक्स क्रेडिट ऐसा नहीं कि उसमें यूज़ किया जा रहा है सोलर फार्म का, एंड देयरफॉर इस वजह से यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा इन दिस असेसमेंट। इसीलिए यहाँ पर इस असेसमेंट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, मतलब एम जो है उसके पास ही राइट है पूरी। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन असेट, डायरेक्शन देना असेट को कैसे यूज़ करना है उसके यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है। कस्टमर एक्स जो है वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर वाई के साथ, जहाँ पर वो यूज़ करेगा व्हीकल 5 ईयर पीरियड के लिए। जो व्हीकल है वो आइडेंटिफाइड है इन द कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि कौन सा व्हीकल होगा। सप्लायर वाई जो है वो कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर दी अनदर व्हीकल अनलेस, सप्लायर वाई जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं करके देगा अनदर व्हीकल को जब तक स्पेसिफिक व्हीकल ऑपरेशनल नहीं हो जाता। मतलब कि अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता तभी वो करके देगा, वरना तो वो जो अभी दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है वही व्हीकल को यूज़ करने की राइट दे रहा है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कस्टमर एक्स है वो ऑपरेट कर रहा है व्हीकल को, दैट इज़ ड्राइव्स द व्हीकल, मतलब कस्टमर्स एक्स जो है वो ऑपरेट कर पा रहा है व्हीकल्स को, मतलब वो चला पा रहा है व्हीकल को, या तो डायरेक्ट अदर टू ऑपरेट द व्हीकल्स, या तो वो दूसरे को रख सकता है व्हीकल चलाने के लिए, मतलब हायर कर सकता है ड्राइवर को। कस्टमर एक्स जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कैसे यूज्ड होगा व्हीकल विद इन द कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट है उसके हिसाब से यूज़ होना चाहिए इस व्हीकल को। एग्जांपल के तौर पे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड, पूरे यूज़ के पीरियड के दरमियान में कस्टमर एक्स जो है वो डिसाइड कर रहा है वेदर क्या ये व्हीकल गोज एज वेल एज व्हेन और वेदर इट इज़ यूज्ड एंड व्हाट इट इज़ यूज्ड, मतलब ये कहाँ जाएगा व्हीकल, एज वेल एज ये कैसे यूज्ड होगा, और व्हाट इट यूज़ फॉर, और किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, मतलब किस लिए ये यूज्ड होगा। कस्टमर एक्स किस लिए, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, किसके लिए होगा, पैसेंजर के लिए होगा, किसके लिए, वो सब यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कस्टमर एक्स के द्वारा। कस्टमर एक्स कैन ऑल्सो चेंज दिस डिसीजन, और कस्टमर एक्स इसको डिसीजन को चेंज कर सकता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज, जब तक उसके पास यूज़ का पीरियड है तब तक वो इसको चेंज कर सकता है। सप्लायर वाई जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है सर्टेन यूज़ ऑफ द व्हीकल, सप्लायर वाई ने बोला है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मूविंग इट ओवरसीज़ आप इसको मूव नहीं करा सकते, मतलब बाहर नहीं ले जा सकते। एंड मॉडिफिकेशंस टू द व्हीकल्स, आप व्हीकल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस भी ऐसा नहीं करा सकते जो प्रोटेक्ट करेगा इट्स इंटरेस्ट इन दी असेट्स, मतलब जो इंटरेस्ट है असेट्स का सप्लायर वाई का उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसा कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करा सकते उस व्हीकल्स के अंदर। स्टेट करके बताइए वेदर क्या जो कस्टमर्स एक्स है क्या उसके पास राइट है डायरेक्ट करने के लिए यूज्ड ऑफ द व्हीकल्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लीज, जिस पीरियड लीज के अंदर दिया गया है उसके अंदर क्या कस्टमर्स एक्स के पास राइट है डायरेक्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए व्हीकल। यस, कस्टमर्स एक्स जो है उसके पास राइट है डायरेक्ट द यूज्ड ऑफ द आइडेंटिफाइड व्हीकल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड, बिकॉज क्योंकि उसके पास राइट टू चेंज है, इट हैज़ द राइट टू चेंज हाउ द व्हीकल इज़ यूज्ड, उसको किस के लिए यूज करना है वो उसके पास है, मतलब वो व्हीकल को कैसे यूज़ करेगा वो उसकी राइट किसके पास है, कस्टमर एक्स के पास है। व्हेन और वेदर द व्हीकल इज़ यूज, जब भी वो इस व्हीकल को यूज़ करेगा तब कि कब और कैसे इसको यूज़ करना है। वेदर द व्हीकल गोज, क्या जो व्हीकल है वो गोज
वो जा सकता है, एंड व्हाट व्हीकल इज़ यूज्ड, कौन सा व्हीकल जाएगा और कौन सा व्हीकल को हम लोग यूज करेंगे। सप्लायर वाई ने लिमिट भले ही लगाई है सर्टेन यूज्ड फॉर द व्हीकल्स एंड द मॉडिफिकेशंस, उसने व्हीकल्स का यूज़ पे और मॉडिफिकेशंस पे लिमिट भले ही लगाई है, टू इट आर कंसिडर्ड, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग प्रोटेक्टिव राइट्स कंसिडर करेंगे, दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कस्टमर्स एक्स यूज्ड ऑफ द एसेट। यहाँ पर उसने एक प्रोटेक्टिव राइट लगाई है सप्लायर वाले, किसके अंदर, व्हीकल्स के अंदर एंड मॉडिफिकेशंस के अंदर। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव राइट है जो कि स्कोप बता दी है कस्टमर्स एक्स के कैसे यूज़ करेगा कस्टमर्स एक्स इसको, लेकिन ये अफेक्ट नहीं कर रही है असेसमेंट ऑफ वेदर द कस्टमर एक्ट डायरेक्ट द यूज ऑफ द असेट। मतलब कि यहाँ पर ये असेस नहीं किया जा सकता कि कस्टमर्स एक्स जो है वो कैसे इसको यूज़ करेगा असेट को डायरेक्शंस के तौर पे। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रोटेक्टिव राइट है सप्लायर वाई की, यहाँ पर भले ही उसने लिमिट लगा दी गई है, लिमिट किसके लिए, व्हीकल्स की एंड उसकी मॉडिफिकेशंस की, कैसे यूज्ड होगा और मॉडिफिकेशंस की, लेकिन कस्टमर्स जो एक्स है वो यूज़ कर रहा है वाला है इस असेट को, लेकिन यहाँ पर ये अफेक्ट नहीं कर रहा है असेसमेंट को, मतलब असेसमेंट को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है कि कस्टमर सेक्स डायरेक्ट करेगा यूज ऑफ द एसेट, मतलब कस्टमर सेक्स तो पर्पस के लिए यूज़ करेगा, जो उसने पर्पस बताया है उस पर्पस के लिए तो वो यूज़ कर सकता है। सिर्फ लिमिट लग जाने से ऐसा नहीं होगा कि यूज़ में कोई चेंज हो जाएगा, वो तो सिर्फ लिमिट जो है वो प्रोटेक्टिव राइट बताती है सप्लायर वाई की, बाकी कस्टमर सेक्स तो उसको अपने तरीके से यूज़ करेगा। सिर्फ इन दो को छोड़ के यूज़ ऑफ द व्हीकल्स एंड मॉडिफिकेशंस जो भी करने का है उसके अंदर मतलब ओवरसीज़ वो नहीं जा सकता। ये सिर्फ क्या है, प्रोटेक्टिव राइट्स है जो कि सप्लायर वाई ने लगाई है, इसके अलावा तो वो यूज़ कर ही सकता है जैसे उसको यूज़ करना हो। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द एसेट्स, डायरेक्शन देना कि कैसे आप एसेट को यूज़ करोगे। एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सप्लायर एच के साथ ताकि वो मैन्युफैक्चर कर पाए पार्ट्स इन द फैसिलिटीज़। सब एंटिटी ए जो है वो डिज़ाइन कर रहा है फैसिलिटीज़ को एंड प्रोवाइड कर रहा है उसका स्पेसिफिकेशन। सप्लायर एच जो है वो ओन कर रहा है फैसिलिटीज़ एंड द लैंड। एंटिटी ए जो है वो स्पेसिफाइड कर रहा है कि कैसे पार्ट्स को नीडेड, कितने पार्ट्स हमको ज़रूरी होंगे, एंड व्हेन इट नीड, और कब उस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी अवेलेबल कराने के लिए। सप्लायर एच जो है वो ऑपरेट कर रहा है मशीनरी को एंड मेक्स ऑल द ऑपरेशन डिसीजंस। सप्लायर एच जो है वो मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है एंड सारे ऑपरेटिंग डिसीजंस जो है वो भी यही ले रहा है, जिसके अंदर क्या आएगा कि कैसे और कब ये पार्ट्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करने हैं, कितने दूरी तक ये मीट करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को डिलीवरी के लिए, दिस स्पेसिफाइड नंबर्स ऑन दिस स्पेसिफाइड डेट, मतलब कि कितने नंबर्स चाहिए और किस डेट पे ये हमको चाहिए। एज्यूम किया जा रहा है कि जो सप्लायर एच है उसके पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है फैसिलिटीज़ का एंड हैंस ये आइडेंटिफाइड असेट है। एग्जामिन करके बताइए विच पार्ट, कौन से पार्ट हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट, कि कौन सी पार्टी के पास, सॉरी यहाँ पे पार्ट नहीं है, कौन सी पार्टी के पास राइट टू कंट्रोल है यूज़ करने का आइडेंटिफाइड असेट, दैट इज़ जो इक्विपमेंट है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज्ड। एंटिटी ए जो है उसके पास डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट, एंटिटी ए को डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है यूज़ करने के लिए असेट दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्राइव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी कि जो एंटिटी ए है डज नॉट डायरेक्ट, एंटिटी ए डायरेक्ट नहीं कर रही है कि कैसे आप यूज़ करोगे असेट को, दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्राइव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट, बिकॉज क्योंकि सप्लायर एच जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि कब और कैसे, हाउ एंड व्हेन जो इक्विपमेंट है वो ऑपरेट होगा वंस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उसके बाद। देयरफॉर जो सप्लायर एच जो है उसके पास राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज्ड, जब तक उसका यूज़ का पीरियड होगा तब तक का। ऑल्दो जो एंटिटी ए है वो स्टिपुलेट्स कर रहा है प्रोडक्ट टू प्रोवाइड एंड हैज़ द इनपुट इनटू द इनिशियल डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ द असेट, लेकिन एंटिटी ए जो है उसके पास कैसे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना एंड कितने इनपुट इनिशियल डिसीजंस के लिए लगाना कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इस एसेट को, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ द एसेट के हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे इस एसेट को। इट डज नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग राइट, लेकिन उसके पास डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है ओवर हाउ कि कैसे और किस पर्पज़ के लिए एसेट को यूज़ किया जाएगा ओवर द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज्ड। जो अरेंजमेंट है वो क्या है, सप्लाई एग्रीमेंट है और ये लीज नहीं है। मतलब यहाँ पर सप्लाई एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर सप्लाई की जा रही है, ये कोई लीज़ का एग्रीमेंट नहीं है।
इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट। एंटिटी एल जो है वो एंटर हो रहा है 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में विद द एंटिटी ए जो शिप ओनर है फॉर द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड शिप। एंटिटी एल जो है उसने डिसाइड किया है वेदर एंड व्हाट कार्गो, कौन सा और कैसे कार्गो को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड वेदर एंड व्हाट, कौन से कार्गो में हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड व्हेन एंड टू विच पोर्ट द शिप विल बी सेल, और कब एंड कौन से पोर्ट पे जो शिप है वो सेल की जाएगी, मतलब जाएगी वहाँ से, कौन से पोर्ट से जाएगी, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड, पूरे पीरियड जो यूज्ड है उसके दरमियान में, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं तो उसको हटाते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कब एंड कौन से पोर्ट से शिप निकलेगी। दिस रेस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट, और ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये प्रिवेंट कर रहा है एंटिटी एल को फ्रॉम सेलिंग द शिप इनटू द वाटर्स एट अ हाई रिस्क ऑफ द पायरेसी और कैरिंग एक्सप्लोजिव मटीरियल्स एज अ कार्गो। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो प्रिवेंट कर रहे हैं एंटिटी एल के द्वारा फ्रॉम सेलिंग, उसने क्या बोला है कि सेल नहीं कर पाओगे आप शिप को जहाँ पर हाई रिस्क है ऑफ द पायरेसी, मतलब कि चोरी मोरी होने का जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर, लुटेरों का ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर आप नहीं ले जाओगे, एंड कैरिंग द एक्सप्लोजिव मटीरियल, आप एक्सप्लोजिव मटीरियल भी कार्गो के अंदर नहीं रखोगे। कंपनी ए जो है वो ऑपरेट कर रही है एंड मेंटेन कर रही है शिप को एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ पैसेज, मतलब कि जो कंपनी ए है वो ऑपरेट कर रही है और मेंटेन कर रही है शिप को, एंड वो ही रेस्पॉन्सिबल है सेफ पैसेज के लिए, पासेज के लिए, सॉरी। स्टेट करके बताइए हु हैज़ द राइट, किसके पास राइट है डायरेक्ट करने के लिए यूज़ ऑफ द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द यूज्ड। तो एंटिटी एल जो है उसके पास राइट है डायरेक्ट करने के लिए कि वो यूज़ कर सकती है शिप को। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोटेक्टिव राइट्स है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शन डाले गए हैं वो तो प्रोटेक्टिव राइट्स है इन द स्कोप ऑफ इट्स राइट टू यूज्ड, जो कि राइट टू यूज़ के स्कोप के अंदर में आते हैं। एंटिटी एल जो है वो डिटरमाइन कर रही है कि कैसे एंड फॉर व्हाट पर्पस, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, और कौन से पर्पस के लिए जो शिप है उसको यूज की जाएगी थ्रू आउट द 5 ईयर्स पीरियड के दरमियान में। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है वेदर एंड वेयर, कहाँ पर और कब शिप सेल होगी, मतलब शिप निकलेगी, एज वेल एज द कार्गो दैट इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, और कौन सा कार्गो में वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंटिटी एल जो है मतलब क्या क्या उसके अंदर भरा जाएगा। एंटिटी एल जो है उसके पास राइट है चेंज करने के लिए इस डिसीजन को थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द यूज्ड। एंटिटी एल के पास राइट है कि वो डिसीजन को चेंज कर देगी जब तक ये यूज्ड में है पीरियड उसके अंदर। देयरफॉर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटेन कर रहा है लीज, इसीलिए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है।